देखो यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स, यहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर यहाँ से क्या करेंगे, अगर रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ से रजिस्टर करेंगे, और अगर रजिस्टर है पहले से तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आधार नंबर पैन डालेंगे। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले वही AIS PIS के फॉर्म सारे डाउनलोड करेंगे। 26 AS और फॉर्म 16, ठीक है ना, सैलरी सर्टिफिकेट, वो भी डाउनलोड करना होता है और फिर उनको मैच करना होता है। सबसे पहले ये देखना होता है, समझ गए। उसके साथ ही आपका जो भी डीमैट अकाउंट है उसके अंदर से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है STCG और LTCG वो भी डाउनलोड करना होता है, ठीक है। उसको भी अपने एक्सेल शीट में डाउनलोड करके ओपन करके रख सकते हो। फिर यहाँ से क्या करना है, फाइल नाउ पे क्लिक किया, फिर यहाँ से असेसमेंट ईयर 2026-27, फिर ऑनलाइन कंटिन्यू, फिर यहाँ से इस पर क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। फिर यहाँ से पता ही है HUF, पता ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अदर्स कंपनीज, तो यहाँ से इंडिविजुअल पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ से प्रोसीड्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो 1 और 4 तो हो गया था। 1 आपको पता था कि अगर आपकी 1.25 मतलब 1,25,000 तक आपका LTCG, उससे कम मतलब उससे कम, और 2 हाउस प्रॉपर्टीज और सैलरी इनकम आपकी 50 लाख से कम है, तो ये 1 का यूज़ करते थे। 4 के लिए इसी तरह से 4 होता था यूज़, किसके लिए कि अगर आपको मानो 1.25 लाख से कम आपकी LTCG है और आपकी इनकम 50 लाख तक है बिजनेस में, ठीक है, तो ये करते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ से ITR 2 पे क्लिक कर देंगे हम। फिर यहाँ से प्रोसीड्स ITR 2 पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। देखो आपकी इनकम अगर टैक्स एग्जम्पशन से ज़्यादा है तो फर्स्ट को यूज़ करना, फर्स्ट में टिक करना है। अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है तो सेकंड, और सेकंड में और भी कहीं ट्रैवल में 2 लाख से ज़्यादा खर्च, सिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा, ये वही है जो पहले भी हमने किया। सभी में से आपका कोई मैच नहीं हो रहा तो आपने अदर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें आपकी पर्सनल जानकारी और फाइलिंग स्टेटस की डिटेल होती है जो कि भरने के लिए जरूरी है, ठीक है ना, ये वाली समझ गए। बैंक वगैरह की डिटेल होगी आपकी पर्सनल, अभी बताएंगे आपको आगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो खैर जरूरी नहीं है, ये शेड्यूल उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम का बंटवारा और पोर्चुगीज सिविल कोड के तहत पति पत्नी स्पाउस के बीच होता है, ठीक है ना, तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जितनी भी सैलरी से होने वाली इनकम है उसकी पूरी जानकारी इसके अंदर भरनी है। फिर इसके अंदर शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी मैंडेटरी, अब इस पर क्या करना है, यहाँ आपको घर प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम या उस पर दिया गया होम लोन इंटरेस्ट की पूरी डिटेल भरनी होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, शेड्यूल कैपिटल गेन, इसका मतलब है जहाँ शेयर म्यूचुअल फंड से प्रॉपर्टी से जैसे एसेट को बेचने से होने वाले फायदे या नुकसान का विवरण इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 112A, जहां पर क्या होता है, स्पेशल शेड्यूल शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड को बेचने पर होने वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 15AD, शेड्यूल 15AD
ये प्रीवियस या विशेष तौर पर नॉन रेसिडेंट के लिए है जो शेयर या यूनिट की बिक्री से होने वाली इनकम को डिक्लेयर करते हैं। शेड्यूल बीडीए, शेड्यूल बीडीए देखो, शेड्यूल बीडीए का मतलब है यहाँ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो को ट्रांसफर करने से होने वाली इनकम की जानकारी इसके अंदर देनी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल अदर सोर्स। अब इसमें क्या होता है, यहाँ ऐसी इनकम की जानकारी दी जाती है जो सैलरी, बिजनेस वाला तो ये है ही नहीं, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती, जैसे कि बैंक में इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है ना, तो वो इसके अंदर भरा जाएगा। शेड्यूल एसपीआई, यहाँ उन लोगों जैसे पति पत्नी या नाबालिग बच्चे की इनकम की डिटेल भरी जाती है, ठीक है ना, जिन्हें टैक्स कानूनों के मुताबिक आपकी इनकम में जोड़ा जाता है। शेड्यूल एसआई, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। देखो शेड्यूल एसआई का मतलब है जहां ऐसी इनकम की जानकारी होती है जिस पर नॉर्मल टैक्स रेट के बजाय किसी विशेष स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। शेड्यूल ईआई का मतलब है, शेड्यूल ईआई का मतलब है जहां उस इनकम का विवरण दिया जाता है जो टैक्स फ्री है और जैसे आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में नहीं गिना जाता। जहां बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड से होने वाली इनकम, पास थ्रू इनकम की डिटेल दी जाती है। शेड्यूल एफएसआई, एफएसआई मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडिया के बाहर से होने वाली इनकम और उस पर मिलने वाली टैक्स छूट की जानकारी दी जाती है। शेड्यूल टीआर का मतलब होता है ये शेड्यूल इंडिया के बाहर दिए गए टैक्स के बदले क्लेम की गई टैक्स रिलीफ की समरी होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपकी यहां से इनकम हुई है वो सब शेड्यूल आपको मैंडेटरी टिक कर देने हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 80 जी का मतलब ये है कि अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था को चैरिटी करी है, जैसे डोनेशन दिया तो ये वाले पे टिक करना है। फिर यहाँ पे अगर आपने किसी साइंटिफिक रिसर्च या गांव में किसी विकास के लिए दान दिया है तो फिर इस पे क्लिक करना है ना, टिक करना है और उसके पूरी डिटेल भरनी है। फिर इसी तरह से 80D अपने किसी परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कुछ दिया है तो वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं तो ये वाले इस पे टिक करना है और इस पे डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद क्या है, 80C से 80U तक की, 80C से 80U तक की सभी तरह की कुल कटौतियों का यहाँ पे विवरण दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी 80DD अगर किसी आश्रित डिपेंडेंट इंसान के इलाज या देखभाल के लिए खर्च किया। शेड्यूल 80GGC अगर आपने किसी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है तो। शेड्यूल 80C LIC प्रीमियम, PPF, EPF, ट्यूशन फीस आदि में दिए गए निवेश या छूट पाने के लिए इसे चुना जाता है। फिर शेड्यूल 80E हायर एजुकेशन के लिए किए गए एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर यहाँ पे शेड्यूल इसमें डाली जाती है डिटेल। शेड्यूल 80EE पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन या ब्याज पर मिलने वाली स्पेशल छूट। शेड्यूल 80EEA अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर मिलने वाली अतिरिक्त छूट। शेड्यूल 80EEB इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बिजली वाले जैसे वाहन या गाड़ी या कार खरीदी हुई है, खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर छूट के लिए इसको चुना जाता है। पार्ट वी TI ये आपकी कुल आय, टोटल इनकम की गणना का हिस्सा है, ठीक है। पार्ट वी TTI यहाँ आपकी कुल इनकम पर बढ़ने वाले टैक्स की देनदारी, टैक्स लायबिलिटीज की कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे होती है, ठीक है। टैक्स पेड मैंडेटरी, TDS टैक्स कलेक्शन, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स के
जो पहले से पे कर दिया होता है उसकी जानकारी इसमें दी जाती है, ठीक है। फिर टैक्स, डेफर्ड टैक्स, अगर आप किसी एलिजिबल स्टार्टअप में काम करते हैं और आपके ESOP के रूप में मिले हैं तो उन पर टैक्स, मतलब डिफर्ड टैक्स की जानकारी, डिफर्ड टैक्स की इंफॉर्मेशन इसमें भरी जाती है, ठीक है ना, समझ के बात। शेड्यूल C/LA इस साल हुए टोटल लॉस को इसी साल की दूसरी इनकम के साथ एडजस्ट करने के लिए इसमें डिटेल भरी जाती है। शेड्यूल BFLA पिछले सालों में हुए फॉरवर्ड लॉसेस जिन्हें इस साल की आय में घटाया गया है उसका विवरण यहाँ पे भरा जाता है। शेड्यूल CFL वो घाटे जो इस साल एडजस्ट नहीं हो पाए और उन्हें अगले सालों में के लिए आगे के लिए जाना कैरी फॉरवर्ड, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरी जाती है। शेड्यूल FA यदि आपकी कोई विदेशी संपत्ति फॉरेन एसेट है, जब भारत के बाहर, इंडिया से बाहर कोई आय है तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाती है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल AMT, अगर आप धारा 115 JD के तहत अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के दायरे में आते हैं तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करी जाती है। शेड्यूल AMTC धारा 115 JC के तहत मिलने वाले टैक्स क्रेडिट की गणना यहाँ की जाती है। शेड्यूल AL, अगर आपकी कुल आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ठीक है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है ना, एक्सीड ₹1 करोड़, तो साल के अंत में अपनी संपत्ति और देनदारियां, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जानकारी यहाँ पे दी जाती है, समझ गए बात। ये सब शेड्यूल अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपकी डिटेल है, ये तो आपको पता होगी, हर इंसान की अलग होती है, जिसकी जो होगी वो उसको, मैंडेटरी वाले तो सारे आपको क्या करना है, टिक कर देना है जैसे मैंडेटरी लिखा है, ठीक है। और बाकी जो कोई एक्स्ट्रा अगर इंफॉर्मेशन डालनी है, समझ गए, जैसे डिफर्ड टैक्स नहीं है हमारे तो हमने इसको ऑफ कर दिया, डिडक्शन में जाकर, ठीक है, इनकम में जाकर जो मैंडेटरी नहीं है तो उनको आप छोड़ सकते हैं और यहां से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा आपको, अगर क्वेश्चन आंसर के जवाब देने हैं तो कंटिन्यू कर करके आप जवाब दे सकते हैं, और नहीं तो मेरे केस में मैं तो इनको स्किप कर रहा हूँ। स्किप करते ही पॉपअप आ जाएगा, यहाँ से सीधा ओके कर देना। ये हम पहले आपको पढ़ के बता चुके थे ITR 1 और 4 में। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी, फिर सैलरी की डिटेल डालनी है आपको, ठीक है, जो भी आपकी टोटल सैलरी होगी, समझ गए। फिर हाउस रेंट, 2 से ज्यादा अगर आपके हाउस हैं और वहां पे रेंट मिल रहा है, समझ गए, तो वो डिटेल यहाँ पे इसके अंदर भरनी है। कैपिटल, शेड्यूल कैपिटल गेन इसके अंदर भरना है। शेड्यूल 12(1)(2)A इसके अंदर भरना है, समझ गए। तो ये सारे शेड्यूल यहाँ पे आपको क्या करना है, भरे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी पूरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे अपना पैन कार्ड, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आधार नंबर, तो ये पूरे भरे जाएंगे यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं सकता। और कंटैक्ट इंफॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके बाद जीमेल आईडी वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, समझ गए। फिर फाइलिंग स्टेटस में 139 पे क्लिक करना है आपको यहाँ से, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि आपको होल्ड टैक्स रेजिम में जाना है, तो इस पे टिक करना है। तो ये हमारा केस सिंपल सा है, यहाँ से नो पे, ठीक है। बाकी अगर किसी को यस करना है तो यहाँ से, मानो होल्ड टैक्स रेजिम में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिट करके अपना रिस्पॉन्स देना है। फिर यहाँ पे आप इंडियन सिटीजन है या नॉन रेसिडेंट है, इंडियन सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे रेसिडेंट पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे नो 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 पे क्लिक करना है। आपके पास अगर आपका फॉरेन पोर्टफोलियो है तो फिर यस करोगे यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो ठीक है, यस पे क्लिक करना है फिर, और डिटेल भरनी है। फिर इस तरह से अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो यस करना है इसमें भी, और यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपको इसी तरह से सारे शेड्यूल एक एक करके पूरे भरने हैं। अब जैसे सैलरी पे क्लिक किया, जिसके की सैलरी आपको कितनी मिली है, तो इस पर क्लिक करते ही सैलरी का
भरेंगे। तो टोटल ग्रॉस सैलरी में यहाँ पे आपको अपनी साल भर की कुल सैलरी बिना किसी कटौती के भरनी है, ठीक है, जो भी आपके फॉर्म 16 में दी गई होती है, ठीक है ना। फिर लेस क्या हो जाएंगे, अलाउंस। फिर यहाँ पे 3 नंबर में क्या होंगे, लेस हो जाएंगे अलाउंस आपके। अलाउंस में क्या क्या, जैसे HRA, LTA, पर शर्त होना चाहिए टोटल ग्रॉस सैलरी में पहले से घटाए ना गए हो, ठीक है। अगर आपको विदेश में रिटायरमेंट खाते से, रिटायरमेंट अकाउंट में से आए पर टैक्स में राहत का, मतलब अपनी टैक्स के लिए जब राहत का दावा करना है, तो इस पे जाकर पूरी डिटेल भरनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसका नेट सैलरी, अब ये आपकी कुल सैलरी में से टैक्स छूट वाले हिस्से को घटाने के बाद बची हुई नेट सैलरी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले उन्हें सैलरी पे क्लिक करना है, ग्रॉस सैलरी पे, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी पे क्लिक किया, यहाँ से ऐड अनदर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, ये सब यहाँ पे फिल करना है। 10 नंबर है तो 10 नंबर डालना है। यहाँ पे सारी डिटेल आप फॉर्म 16 से देख के पूरी भर सकते हो। यहाँ पे कौन सी कंपनी में वो बंदा काम करता है, फिर 10 नंबर है, 10 नंबर डालेंगे। फॉर्म 16 होगा और TDS करता होगा तो 10 नंबर जरूर होगा उसका। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है। अगर सब कुछ नहीं है तो यहाँ से मैंने अदर्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर स्टेट डालनी है यहाँ पे, समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ से एड सैलरी पे क्लिक किया, डू यू वांट टू ब्रेक अप वैल्यू पे क्लिक करते ही यहाँ से ऐड कर देना है। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले क्लिक किया है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पे क्लिक करते ही उसकी टोटल सैलरी लिख देना है, जो भी उसकी इंसान की टोटल सैलरी है, ठीक है। अब इसी तरह से सब चीजों को ऐड करते जाना है। अगर आप कहीं बैंक पे FD और अगर डिडक्शन मिलती है तो यहाँ से ऐड करते जाएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड के अंदर से यहाँ से इनको इस तरह से फिल करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में, समझ गए, न्यू टैक्स रिजीम में ये सब तो झंझट है नहीं, है ना। पर फिर भी अगर मिलती है कोई चीज तो इस तरह से यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, सीधा सेव कर दिया। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का, वो यहां से सेव करने के बाद अपने आप आगे आ जाएगा। इस पे हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखो, ठीक है। और यहां से कंफर्म कर देना, ठीक है। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट शेड्यूल क्या है हमारा, हाउस प्रॉपर्टीज का। अब देखो 2 प्रॉपर्टीज तक तो आप ITR 1 में डाल रहे थे, है ना। अब 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज और रेंट वगैरह आता है तो वो सब इस पे ऐसे क्लिक करेंगे। यहां पे क्या कर दिया, तो यहां पे क्या किया, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया। यहां से इस बटन पे दबाना है, यहां से ऐसे, यहां से भी ऐड करना है। ऐड करने के बाद अपना जो प्रॉपर्टीज का, तो यहाँ पे क्या करना है, जिस हाउस प्रॉपर्टी को आप दिखा रहे हो उसका एड्रेस डालना है, फिर टाउन सिटी डालना है, स्टेट डालना है, कंट्री का यही रहने देना है। फिर यहाँ से पिन कोड डालना है। फिर यहाँ से ऑनर प्रॉपर्टी सेल्फ पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मतलब है कि अगर आप का अपना अकेले का घर है तो यहाँ से नो सेलेक्ट करना है। किसी के साथ पार्टनरशिप पे है तो यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने नो कर दिया 100%। फिर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ रहते हैं यहाँ पे, या लेट आउट है तो यहाँ से लेट आउट पे क्लिक किया अगर आपको रेंट मिल रहा है तो। फिर ग्रॉस रेंट रिसीव और रिसीवेबल टोटल वैल्यू, तो हमने क्या दिया, कि 2 लाख रुपए का रेंट मिलता है।
द अमाउंट रेंट विच कैनॉट बी रिलीज। अब देखो मान लो कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने किसी को रेंट पे दिया है, वो उसने रेंट नहीं दिया, ठीक है, तो वो वाला अमाउंट अगर नहीं दिया है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाला जाता है। और टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज, अगर आपने नगर निगम वगैरह में कुछ टैक्स पे कर दिया तो वो यहाँ पे डाला जाएगा ताकि आपको इसमें छूट मिल जाए, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि प्रीवियस आता है इस तरह से आपके इसमें भर रहे हैं तो ये आपका 30% लेस हो जाता है घर की रिपेयरिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, है ना, डेंटिंग पेंटिंग के लिए, समझ गए, समझ गए। तो ये अमाउंट आपका यहाँ पे अपने आप कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मान लो आपने लोन भरते हो, आप घर आपने लोन पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ऐड करना है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या, अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बैंक से लोन लिया तो इस पे क्लिक कर दिया, किसी अदर पर्सन से लिया तो इस पे क्लिक किया, ऐसे बैंक से लिया तो यहाँ पे बैंक का नाम डाल देना है, और किसी पर्सन से लिया तो पर्सन का नाम डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पे डाला जाएगा। तो ये सब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के यहाँ पे पूरा भर देना है, समझ गए। ये बनने के बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है, लेकिन हमारे केस में यहाँ से बैक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल पे क्लिक कर दिया, ऐसे करके क्लिक कर दिया। यहाँ से अगर आप सेल ऑफ शॉर्ट टर्म लैंड बिल्डिंग पे हुआ है तो यहाँ से इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे डाल दिया आपने कि कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइट से लेकर 25 तक एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिसीव टोटल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, मानो 10 लाख डाल दिया। ऐसे डाल दिया, लेकिन रियल में क्या डालना है आपको, रियल में फिर स्टैम्प डाल दिया, स्टैम्प, और अगर मान लो इससे कम है तो ठीक है, अगर आपका असली मुनाफा ये स्टैम्प ड्यूटी जो भी लगी होगी वो डाल रहे हैं, अभी हम वैसे ही डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये देख के डालना बिल्कुल सही, समझ गए। आपको कंपलसरी जरूरी तौर तो पर नीचे क्या आएगी हमारी, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, समझ के बाद फिर आपका टैक्स ऑडिट होगा और जो होगा फिर आप वाला उसके थ्रू डाल सकते हैं, समझ के बाद। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से कर देंगे सीधा, तो कास्ट ऑफ ओकेशन आएगी, यहाँ पे माना हमने लिख दिया ACEI कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। ठीक है। अब एक्सपेंशन लगा है, किसी को कमीशन वगैरह दिया है, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। बिजनेस डालना है और यहाँ पे क्या करना है, वो डालना है, और यहाँ से कर दिया सेव, फिर यहाँ से सेव, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम भर सकते हैं, और हमारे केस में यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, बैक कर देंगे, पर इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए भाइयों। देखो मान लो इसका मतलब तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, बैक कर दिया, इस कंपनी का बिजनेस ऑनर है जो, पर यहाँ पे क्या है हमारे केस में, अगर वो क्या करते हैं, हमारे केस में है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड STCG, यहाँ पे उनकी सैलरी भी डाली जाएगी, समझ गए, ठीक है ना, एडिट कर दिया, जो भी प्रीफरेंस डाटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो क्या किया आपने, तो वो पूरा यहाँ पे फिल किया जाएगा, ठीक है, समझ के बाद अगर होगा, ठीक है ना। देखो शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया, आपने क्या किया था, यहाँ से 80,000 के शेयर खरीदे थे, 1 लाख में बेच दिए, 500 आपने ब्रोकरेज दी, तो यहाँ से ये अपने आप आ जाएगा आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, और यहाँ से इस तरह से सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर देना है, बैक कर देना है, कंफर्म कर देना है, सॉरी कंफर्म। और अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह, और इसी के अंदर अगर LTCC है तो LTCC पे भी क्लिक किया और ओके कर दिया। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, तो इस पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे अगर बिल्डिंग प्रॉपर्टीज है तो जिस तरह से उस पे हमने किया था तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे केस में आपने इस पे क्लिक कर देना है फिल करना पड़ेगा, और ऐड करना है। तो हमने यहाँ से इसको बैक के मार
अब मान लो लंबे टाइम के लिए प्रॉपर्टी खरीदी थी आपने 1/1/2022 में खरीदी थी, ठीक है, समझ के बाद, और बेच कब रहे हो 11/2025 में, 2025 को बेच रहे हो, और अमाउंट आपको कितना मिल रहा है, 10 लाख की प्रॉपर्टी आपकी बिक रही है। और परचेज वैल्यू क्या थी, आपने खरीदी कितने की थी, स्टैंप ड्यूटी कितनी लग गई, जो भी लगी है इस तरह से डालना है आपने, ठीक है। यहाँ पे सभी के अलग अलग कोड दिए हुए हैं। और खरीदी कितने की थी प्रॉपर्टी, इसमें 14, 14 and 14 5 लाख की खरीदी थी, क्या करते हैं, एंटर कर दिया, कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं और रिपेयर करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको कर दिया, इस तरह से ये आ जाएगा आपका। देखो ये प्रॉपर्टी कब खरीदी, फिर कब बेची, कितने की बेची, फिर स्टैम्प पेपर पे खर्चा कितना आया, वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, खरीदी कितने की थी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा, फिर ब्रोकरेज वगैरह कितनी दी, रिटर्न पे क्लिक करना ठीक है, समझ गए। यहाँ पे क्या आ रहा है, और टोटल देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से सरकार ने क्या माना कि जो आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख की थी वो आज में 5,93,059 रुपीज की है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने जोड़ के मतलब खुद बता दिया, इसी के अंदर अपने आप कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद क्या है मेन पॉइंट, क्योंकि ये 1 जनवरी 2022 की है, तो इसमें 2 सिस्टम है। एक तो पुराना सिस्टम है, उसमें इंडेक्सेशन प्लस 20% टैक्स, ठीक है। इसमें सरकार महंगाई इन्फ्लेशन जोड़कर तो टैक्स लेती है 20%। और नया सिस्टम में क्या है, नए सिस्टम में 12% टैक्स लगता है, ठीक है। मल्टी ब्रांच डाटा, लेकिन इसमें 2 different branches, Delhi and Mumbai. Each branch has 2 customers and their लेकिन इसमें महंगाई का कोई फायदा नहीं मिलता, समझ गए। तो इस तरह से आप जो भी सिस्टम आपको चाहिए उसके हिसाब से आप अपने को भर सकते हैं। और हमारे केस में तो ये 0 है, तो यहाँ से हमने बैक कर दिया, हमें कुछ नहीं करना यहाँ से, ठीक है, टेबल बनी हुई है, उनका एक समझ के बाद फिर आते हैं हम LTCG में। LTCG में जो भी आपने शेयर खरीदे हैं इस पे क्लिक किया और यहाँ से ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे कॉलम और रो में काम किया, यहाँ पे सिंगल लाइन किया, यहाँ पे क्या है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख दी, जैसे मानो अब ये वैल्यू लिखनी कहाँ से होती है, अपनी मर्जी से नहीं लिखनी होती। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो भी आपकी ब्रोकरेज है, जैसे कि जरोदा है, ग्रो है, HDFC सिक्योरिटीज है, समझ गए, या अपना एंजल वन है, तो वो वहां से आपको जो भी आपकी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट होती है वहां से आप उसको डाउनलोड करते हैं। वहां पे आपने कितने का सेल किया, कितने का परचेज किया, वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। देखो सेल डेट और सेल प्राइस, फिर सेल की वैल्यू, ठीक है, और परचेज की वैल्यू। अब इनका नीचे जो भी टोटल होता है वो यहाँ पे ऊपर हेडिंग में वैसे वो भी बता देते हैं, ठीक है। रिलीज प्रॉफिट एंड लॉस, अनरिलीज प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा ब्रोकरेज भी दिखा रहा है, देखो प्रॉपर्टी बताता है, समझ गए। क्या करते हैं नेक्स्ट, LTCG STCG अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि LTCG कितना हुआ है और STCG कितना हुआ है, समझ गए। सेव है, समझ गए बात। नेट प्रॉफिट एंड लॉस, फिर यहाँ पे क्या STCG 24,501, समझ गए ना। STCG LTCG कितना है 2827। तो इस तरह से जो भी अमाउंट आया होता है वो वहां पे डाला जाता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं डाला जाएगा। अब इस पे क्या है, मानो आपने अलग अलग ब्रोकरेज से खरीदा है, जैसे 2 या 3 ब्रोकरेज से, तो LTCG जितनी भी होगी, जैसे जरोदा का LTCG, ग्रो का LTCG और एंजल वन का LTCG, सभी का टोटल मिलाना है और जो भी टोटल आएगा वो LTCG में कंसोलिडेट डाल देना है। इसी तरह से STCG का जितना भी टोटल, जैसे इसका 24,000 उसके होते हैं, 50,000 तीसरे के होते हैं, तो उन तीनों का टोटल करके वो अमाउंट वहां पे डाला जाता है, समझ गए ना बात।
अब देखो मान लो टोटल हमने कितने का बेचा? 4 लाख का बेचा। खरीदा कितने का था? 3 लाख का। समझ गए ना? और ब्रोकरेज वगैरह जो एक्सपेंसेस जो आए हैं वो कितने आए? इतने आए। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? ये हुआ। अब इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो LTCG के मामले में 1.25 लाख तक क्या है? जीरो है, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर STCG होगा तो उस पे लगेगा। अब यहाँ से हमारे केस में हमने क्या करना है, इसको इस तरह से सेव कर देते हैं। बदल देना, ठीक है, और यहाँ से कंफर्म। यहाँ पे क्या होगा? इसे फ्लैट डाटा डॉट इसे 4 और 3 कॉलम है, 4 और 3 कॉलम बनेगी, इस पे ध्यान रखना। इसे ठीक है। DDA क्या हमारा व्यू और कॉपी, क्या होता है व्यू और कॉपी में? कस्टमर रिकॉर्ड। अगर मान लो आपने कोई क्रिप्टो वगैरह पे कमाई करी है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? सीधे 30% टैक्स लेती है। ठीक है, क्रिप्टो पे। पर हमारे केस में यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ से हमने बैक कर दिया। नेक्स्ट क्या है? ज्वाइन। ज्वाइन मतलब कंकैटिनेट करना, कंबाइन करना। कल वाले ने सिखाया था ना कंकैटिनेट, कंबाइन जीरो। जो भी म्यूचुअल फंड और शेयर लंबे टाइम के लिए खरीदे होते हैं, लंबे टाइम के लिए मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए खरीदे होते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे फिल की जाती है। समझ गए बात? समझ गए ना? हमें पूरी डिटेल के साथ भरे जाते हैं सब। उसके बाद लास्ट में क्या ये है? पूछ रहा है कि ऑन बिफोर 31 जनवरी 2018 या आफ्टर 31 जनवरी 2018। समझ गए? तो इस तरह से पूरी डिटेल वहां पे भर दी जाती है। समझ गए बात? और भरने के बाद यहाँ से सेव किया जाता है। अब यहाँ पे ठीक है ना? यहाँ पे हमने रीच, पर हमारे केस में क्या है? बैक रीच कस्टमर बैलेंस रीच कंडीशन और कंफर्म मतलब ड्यू का मतलब क्या होता है? एक और फॉल्स हो गया सब कंफर्म। DDA का कुछ है नहीं। जीरो। अब नेक्स्ट रह गया ना एक शेड्यूल अदर सोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्लिक कर दिया। अब इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर जैसे लॉटरी हो गया, डिविडेंड इनकम हो गई, है ना, ड्यू फॉल्स और इंटरेस्ट हो गया, तो वो यहाँ पे इनमें भरा जाता है। और कौन सी डेट को आया था? फॉल्स वाला समझ गए? देगा। इन फॉर्म में ये देखो डिविडेंड वगैरह दे रखे हैं ना, अलग अलग। देखो अपने आप प्रीफिल आ जाता है वैसे तो वो। 1 1 2 3 ठीक है ना? जो भी डिविडेंड वगैरह आया देखो प्रीफिल दिख रहा है। समझ आ गया? दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ज्ञान में इनपुट करने के लिए डाला है कि वहाँ से देखो, वहाँ पे सीधा प्रोग्राम दिख रहा था। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा थोड़ी ना होता है, वहाँ पे इनपुट देना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। देखो करंट ईयर लॉस अब आमतौर पर एडजस्टमेंट, इसका मतलब ये ऐसे मान लो कि मान लो आपने एक शेयर 50,000 का खरीदा था, नंपाई हमें वो 1 लाख का हो गया। जो लिस्ट से 50 ठीक है, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अरे एक ऐसा लेकिन एक शेयर आपने 1 लाख का खरीदा था, वो 50,000 का रह गया, तो उसकी एडजस्टमेंट होती है यहाँ पे। समझ गए? और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, ये अपने आप होती है। और यहाँ से करने के बाद सीधे यहाँ से कंफर्म कर देना होता है, बस चेक करके। Why use NumPy? In Python we have list that serve the purpose of array but they are slow to process. अभी आपको बताया। देखो फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट का मतलब हो गया, जैसे reason why NumPy अगर आपका पिछले साल पास्ट ईयर में स्टॉक मार्केट में कोई लॉस हुआ था, optimized to work समझ गए? within latest CPU तो architecture। ये क्या करेगा? ये CPU और इस साल में वो CPU होते हैं, वो मुनाफा हुआ है, फास्ट रीड करते हैं, समझ तो गए? वो क्या करेगा? एडजस्टमेंट कर देगा पिछले साल के साथ। हाँ, जितना पिछले साल का लॉस हुआ होगा। हमारे केस में क्या है? पुराना लॉस, पिछले साल का लॉस 0 दिख रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं डाल सकते। यहाँ से हमें क्या करना है? कंफर्म कर देना है। और सीधा कर दो एंटर, और कुछ नहीं करना। देखो कैरी फॉरवर्ड लॉस का मतलब हो गया कि जैसे मान लो इस साल आपको स्टॉक मार्केट में कोई नुकसान लॉस हुआ, ठीक है? अब नेक्स्ट ईयर में क्या कर लेगा ये? उसको लॉस को, जो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा ना, उसमें ये लॉस को माइनस कर देगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे सीधा कंफर्म करो और मैच करो, कंफर्म करो, मैच करो, कंफर्म करो और बैक करो। अब इसमें हम कौन सा 1D है? नेक्स्ट शेड्यूल SI। 1D देखो शेड्यूल SI का मतलब है, समझ आया? छुट्टी 2D आ रहे
नॉर्मल स्लैब के बदले सरकार क्या करती है, यहाँ पे फिक्स टैक्स का रेट लगा देती है। नहीं समझे बात? जैसे STCG कितना 20% लगता है STCG, समझ गए? तो हमारे केस में यहाँ पे देखो दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, लेकिन जो फिक्स रेट लगा होता है वो चेक कर सकते हो, आपकी कुछ गलत तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, और यहाँ से उसके बाद सीधा कंफर्म कर देते हैं। अगर मैच नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत है तो अलग बात है, नहीं तो फिर यहाँ से क्या कर लेते हैं, ऐसे फिक्स करके इसको क्या कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। उसका नेक्स्ट शेड्यूल ये आ गया। तो ये क्या है 6A, ये तो टैक्स बचाने के लिए है, लेकिन किसमें टैक्स बचेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में और नए टैक्स रिजीम में। इसमें क्या, जैसे आपकी वो होती है LIC होती है ना, और क्या क्या होता है, बच्चों की फीस होती है स्कूल की, है ना, LIC PPF वगैरह। तो हमारे केस में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एरे की डिडक्शन बताएगा कि मान लो जैसे कि बंडी एरे है, तो बंडी एरे क्या होगा, नेक्स्ट AMTC दी जा सकते हैं। और AMTC का मतलब होता है अल्टरनेट ठीक है, जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, मिनिमम टैक्स जीरो बंड क्रेडिट। यहाँ पे बंड लिखेंगे तो क्या आएगा, तो इसका मतलब है, आएगा बंड लिखेंगे श्रुति, नहीं पता है श्रुति। अगर पिछले साल का आपने भरा था तो यहाँ पे हमें तो कुछ नहीं करना, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ से कंफर्म कर देना है इसको भी। Get third and fourth element from the following array and add them. पार्ट B TI। देखो कंपटीशन ऑफ टोटल का मतलब हो गया कि यहाँ पे जितनी भी आपकी टोटल कमाई होती है ना, उन सभी कमाई का टोटल एक जगह यहाँ पे टोटल होता है, ठीक है। सभी जैसे आपको रेंट कितना मिला, आपने STCG कितना है, LTCG कितना है, सैलरी कितनी है, तो इन सभी का टोटल यहाँ पे आता है, ठीक है। समझ गए ना बात? यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है, चेक करना है और कंफर्म कर देना है। जीरो मतलब ये वाला, उसका टैक्स पेड, पहली लाइन है ना, इसका मतलब है कि जीरो। देखो इस पेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को अगर पहले से जैसे TDS के तौर पर कोई अमाउंट गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है तो वो यहाँ पे दिखता है इस पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से चेक करो, समझ गए, 1 2 3 4 चेक करो। चौथा क्या हुआ 10, देखो वहाँ पे रन में क्या आ रहा है, हमारे केस में ये है 39, और यहाँ से हमने कंफर्म कर दिया, समझ ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये सारे हो गया कंफर्म। अब क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब लास्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है ऐसे ऐसे, और जो भी टैक्सेबल अमाउंट बनेगा वो आप हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। -2 समझ गए बात? अब ये आप अच्छे से चेक कर सकते हो, और यहाँ से कर देना पे नाउ या पे लेटर, बाद में भरना है तो लेटर, और अभी भरना है तो पे नाउ पे क्लिक कर देना। -2 और -3 आ गई, यहाँ से कर देना है पे नाउ। हर फ्लोर के ये सारे शेड्यूल कंफर्म करने के बाद फिर क्या दिया, एक यहाँ से क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इसमें होगा फिर यहाँ से करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। NumPy array फाइल को डाउनलोड जेसन में करके रख सकते हैं। का मतलब है उसके बाद इसको ई वेरीफाई करना होता है, ई वेरीफाई के बाद OTP आता है, OTP आने के बाद आप अपना ठीक है ना, समझिए बात। वेरीफाई कर लेते हैं, और जो भी आपका TDS आना है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। फिर इंतजार करते रहे, अपने बैंक बैलेंस चेक करते रहे, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत है, डाउट हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।